स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। लगातार बिहार में भी जो खेला होने वाला है उसका सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखने को मिला है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेला हुआ है, जिससे कि विपक्ष को जोरदार झटका लगा है। जहां एक और तेजस्वी यादव जो हैं वो जल्द ही बिहार के सीएम बनना चाहते हैं, तो वहीं कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत आसानी से बिहार की कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। यानी कि जो नीतीश कुमार सोचते हैं और तमाम सांसदों विधायकों से जेडीयू के मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें यह भी खतरा सता रहा है कि कहीं जो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ, एनसीपी के साथ हुआ, वही चीज जेडीयू के साथ ना हो जाए, जिसकी वजह से वो लगातार अपने सांसदों, विधायकों और नेताओं से एक एक करके विचार विमर्श कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से लालू परिवार और तेजस्वी यादव के खिलाफ जो ईडी की चार्जशीट दायर की गई है, उसको लेकर के भी अभी तक नीतीश कुमार जो हैं कोई भी रिएक्शन देते हुए नजर नहीं आए। तो क्या वो एनडीए में जाने के संकेत दे रहे हैं? क्योंकि नित्यानंद राय कहीं ना कहीं जहां प्रधानमंत्री मोदी के करीब हैं, तो उतने ही करीब नीतीश कुमार के हैं, और नित्यानंद राय को एनडीए में उन्होंने ही लेकर के आया था, जिसकी वजह से ये भी अटकलें लगातार लगाई जा रही है। बता दें कि बिहार किसी बड़े सियासी खेल का इंतजार कर रहा है। ये खेल बीजेपी या कोई और दल करे, उससे पहले खुद नीतीश कुमार ये खेला कर सकते हैं। बता दें कि एनडीए से अलग होकर और आरजेडी का सपोर्ट लेकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन आरजेडी की शर्तों के मुताबिक वे तेजस्वी यादव के लिए बिहार की गद्दी आसानी से सौंप कर दिल्ली नहीं जाने वाले। बता दें कि आरजेडी में तेजस्वी को सीएम बनाने की काफी ज्यादा हड़बड़ी है। हालांकि तेजस्वी ये कह चुके हैं कि उन्हें सीएम बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। तो वही सूत्र ये बताते हैं कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को इसका संकेत भी दे दिया है कि वे अब गद्दी खाली करें। अगली विपक्षी बैठक में नीतीश कुमार का विपक्ष के प्रस्तावित फ्रंट का कन्वीनर बनना तय माना जा रहा है। आरजेडी का संकेत नीतीश समझ रहे हैं, लेकिन पहले उनकी भी इच्छा राष्ट्रीय राजनीति में जाने की थी। लेकिन विपक्ष के जिन 15 दलों को उन्होंने पटना में जुटाया, उसमें से 2 दलों पर उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा है। पहली आम आदमी पार्टी और दूसरी ममता की टीएमसी। उनके अंदाज को देखकर नीतीश को विपक्षी एकता की कामयाबी पर भी अब संदेह होने लगा है। इधर महाराष्ट्र में एनसीपी में मचे घमासान से भी नीतीश कुमार जो हैं उनके कान खड़े हो चुके हैं। आपको बता दें कि आरजेडी की हड़बड़ी को इससे भी समझा जा सकता है कि लालू ने ही नीतीश की मुलाकात सोनिया गांधी से पहली बार कराई थी। विपक्षी एकता की पहली बैठक जब टल गई, तो खुद लालू ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अगली बैठक में आने के लिए फोन भी कर दिया। तेजस्वी यादव एमके स्टालिन को न्योता देने खुद तमिलनाडु गए। पटना में 23 जून को जब 15 विपक्षी दलों के नेता जुटे, तो लालू ने बढ़ चढ़ कर उसमें भाग भी लिया। सीधे शब्दों में कहें तो लालू ने महफिल लूट ली। यानी विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार ने जितनी कोशिश की, उससे कहीं ज्यादा अधिक लालू परिवार ने कर दी। हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को नीतीश से अधिक भरोसा लालू तेजस्वी पर दिखाई दिया। बता दें कि तेजस्वी यादव की मंशा अभी भी बिहार की राजनीति तक ही खुद को सीमित करने की है। फिर भी राष्ट्रीय राजनीति में आरजेडी की इतनी रुचि क्यों है, ये बात समझना किसी के लिए मुश्किल काम नहीं है। तेजस्वी को मलाल है कि बिहार की सरदारी से वे महज गिने चुने कदमों से 2020 में पीछे छूट गए। विधानसभा चुनाव तेजस्वी ने अपने दम पर लड़ा था। महागठबंधन में वाम दलों को शामिल करने का फैसला उनका खुद का था। चुनाव प्रचार में जहां एनडीए के दिग्गज नेता उतरे, तो वहां अकेले तेजस्वी महागठबंधन के स्टार प्रचारक रहे थे। तेजस्वी ने विधानसभा में सर्वाधिक सीटें लाकर अपनी योग्यता भी साबित कर दी थी। अपनी ताकत आजमाने के लिए उन्होंने न अपने पिता लालू यादव का सहारा लिया और ना ही अपनी मां राबड़ी देवी को मंचों पर बिठाया। यहां तक कि चुनावी पोस्टर बैनर से दोनों को दूर ही रखा। चुनाव के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम
एमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को भी आरजेडी ने अपनी ओर खींच लिया। आरजेडी के पास नीतीश के विधायकों को छोड़कर सरकार बनाने के लिए सिर्फ 6 विधायकों की आवश्यकता थी। नीतीश कुमार की परेशानी ये है कि एक साथ उनके सिर पर कई सारे खतरे मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। पहला ये कि जिन 15 विपक्षी दलों को उन्होंने पटना में एक मंच पर जुटाकर खूब वाहवाही लूटी, उसमें से आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसी पार्टियां अपने आचरण से अब तक यही साबित करती रही हैं कि वे विपक्षी एकता का मोर्चा बनने ही नहीं देंगी। ममता बनर्जी को सिर्फ बंगाल की सत्ता से सरोकार है, तो वहीं राष्ट्रीय राजनीति में उनकी इतनी रुचि है कि अपनी पार्टी के अधिकतर सांसदों को भेजकर वे एहसास कराना चाहती हैं कि पंचायत से लेकर संसद तक उनकी पार्टी ताकतवर है। तो वहीं जब से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तब से उन्हें इस बात का गुरूर हो गया है कि अपने दम पर वो अपना विस्तार कर सकती है। दिल्ली के बाद पंजाब में कामयाबी ने आम आदमी पार्टी के हौसले और भी ज्यादा बुलंद कर दिए हैं, या फिर यूं कहें कि आम आदमी पार्टी इन दिनों ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। अब उसे भरोसा हो गया है कि देर सवेर वो देश भर में फैल जाएगी, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकता के प्रति उतने उत्साहित भी नहीं दिखाई दिए। उल्टे वे तरह तरह की शर्तों से अड़ंगा ही डाल रहे थे। पहली अगर शर्त की बात करें तो वो लगातार इस बात पे अड़े हुए थे कि जब तक अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस उनका समर्थन नहीं करती है, तब तक वे आने वाली किसी भी अगली विपक्षी एकता की मीटिंग में शामिल नहीं होंगी। हालांकि बाद में ये भी खबरें आ रही है कि जो कांग्रेस है उसने ये कहा है कि जब ये मुद्दा बिल के तौर पर संसद में पेश किया जाएगा, तब तमाम पार्टियां इस मुद्दे को लेकर के विचार करेगी। तो भाई अगर हम टीएमसी की बात करें तो ममता बनर्जी लगातार बंगाल में ना तो किसी को आने देना चाह रही है और ना ही किसी को अपने सामने होना देना चाह रही है। उनका कहना है कि अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मांगेंगे तो हम समर्थन देंगे, लेकिन आप राज्य स्तर पर समर्थन मांगेंगे तो हम अकेले ही काफी है। बता दें कि विपक्षी एकता की कामयाबी में नीतीश कुमार को अब संदेह होने लगा है। उनकी चिंता इस वजह से है कि उन्होंने विपक्षी एकता का बीड़ा उठाया था। एकता के नाम पर चुप बैठी कांग्रेस को बार बार उकसाकर नेतृत्व के लिए तैयार किया था। महाराष्ट्र की घटना के बाद उन्हें अब एहसास होने लगा है कि पहले खुद की पार्टी का अस्तित्व बचाना उनके लिए ज्यादा जरूरी है। आरजेडी से उन्हें भय है कि कभी भी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़कर वो सरकार बना सकती है। उधर बीजेपी से भी यही भय उन्हें लगातार सता रहा है कि कहीं महाराष्ट्र जैसी घटना को वो उनकी पार्टी के साथ अंजाम न दे दे। तेजस्वी की ताजपोशी के लिए आरजेडी में जो हड़बड़ी है, उससे नीतीश के मन में अब भय बैठ गया है। नीतीश ये भी जानते हैं कि दल बदल कानून की बात आएगी तो आरजेडी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि स्पीकर आरजेडी का ही है। आपको बता दें कि नीतीश के सामने तीसरी जो सबसे बड़ी संकट है वो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर जेडीयू की हिस्सेदारी को लेकर के है। पिछली बार यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लड़ झगड़ कर उन्होंने बराबर सीटें ले तो ली थी, लेकिन जेडीयू का तर्क यह भी था कि विधानसभा में उनके विधायकों की संख्या बीजेपी से अधिक है। लोकसभा की सीटों के लिए जेडीयू ने विधानसभा की सीटों को आधार बनाया। अगर लोकसभा सीटों को आधार बनाते तो 2014 के चुनाव में जेडीयू 2 सीटों पर ही सिमट गई होती। वहीं महागठबंधन के सीटों के बंटवारे का आधार अगर विधानसभा की सीटों को बनाया जाता है तो जेडीयू को आरजेडी से अधिक सीटें मिल पाएंगी। इसलिए वे आरजेडी के पास अभी 80 से अधिक विधायक हैं, तो जेडीयू के महज 43 ही विधायक हैं। सीटों के बंटवारे का पैमाना खुद जेडीयू ने बीजेपी के साथ रहते हुए तय किया था। अब वो उसके लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसा हुआ तो पिछली बार जीती 16 लोकसभा सीटों में से उन्हें कुछ सीटें छोड़नी भी पड़ सकती है। बीजेपी को बाध्य कर खुद नीतीश ने उनकी जीती 5 सीटें हथिया ली थी। इन्हीं संकटों से परेशान नीतीश कभी विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों से मिल रहे हैं तो कभी अपने सांसदों से मिल रहे हैं। वे अपने विश्वास पात्र नेताओं से मिल रहे हैं जो समय समय पर उन्हें उचित सलाह भी देते हैं। फिलहाल जिस तरीके से लगातार ये जो महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में सियासी खेला हो रहा है, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र जैसा कुछ बड़ा राजनीतिक उथल पुथल बिहार में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं, काफी ज्यादा हैरान हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।